हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ा रहे हैं आज आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ नेशनल इनकम और नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस। नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस में मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। वो था वैल्यू एडेड मेथड, वो था इनकम मेथड और तीसरा था आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड। वो तीनों मेथड मैंने आपको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के दौरान आपको बताया। तो आगे का चैप्टर जो है हम आज पढ़ेंगे और आगे का चैप्टर जो है वो है अगला चैप्टर मनी। असल में आपके पास एक यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में से बैंकिंग अलग पढ़ेंगे हम और मनी अलग पढ़ेंगे हम। तो इन दोनों टॉपिक में से आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मनी के बारे में। मनी किसे कहते हैं? मनी हिंदी में कहा जाता है मुद्रा, पर सामान्य भाषा में मनी का मतलब होता है पैसा, रुपया, है ना। हमारे देश में भी मनी का मतलब पूछोगे तो कहा जाएगा पैसा या रुपया। पर पैसा रुपया आपके देश में मनी का मतलब है। हर जगह मनी का मतलब पैसा या रुपया नहीं है। कहीं पे डॉलर है, कहीं पे युआन है, कहीं पे येन है, कहीं पे पाकिस्तानी रुपीज़ है, या फिर कहीं पे पौंड है, या फिर कहीं पे रूबल है, कहीं पे रियाल है, कहीं पे दिनार है। अलग अलग देशों में अलग अलग मतलब निकलता है मनी का। क्यों? क्योंकि मनी का मतलब है हर देश की ऐसी वस्तु जिसे आप एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करते हो। मतलब मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बताया है आपको, डिटेल्स में मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, तो मैं आपको यदि बोलूँ कि एक मनी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो मनी की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है जब हमें दूसरे व्यक्ति से कुछ लेना हो। यदि हमें दूसरे व्यक्ति से कुछ नहीं लेना तो मनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम और तुम जितने भी लोग हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हमें दूसरे लोगों से कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है। हमें उनकी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें हमारी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। जब उन्हें हमारी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है या हमें उनकी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है तो हम आदान प्रदान करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, है ना। तो आज के टाइम पे ये जो ट्रांजेक्शन होता है वो पैसे के बदले होता है, यानी मनी के बदले होता है। आम भाषा मैंने कहा ना, पैसा कहा जाता है मनी को। पर कैसे होता है? जब आपको कोई वस्तु चाहिए तो आप पैसा देते हो और वो वस्तु लेते हो, ठीक है। और आपके पास जो चीज़ है वो किसी और को देते हो और बदले में उससे पैसे लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं यदि यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ और सर्विसेज के बदले में पैसा रिसीव करता हूँ, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से समाज में रहते हुए ज़रूरत जरूर पड़ती है। यदि आप समाज में नहीं रहते, आप जंगलों में अकेला झोपड़ी बना के रहते हो, वहीं फल सब्जी खेती बाड़ी सब कुछ करते हो, ठीक है, तो फिर आपको शायद ज़रूरत ना पड़े समाज से। पर यदि आप समाज से में रहते हो तो आपको दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी यानी दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी या फिर दूसरे व्यक्ति की सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब दूसरे व्यक्तियों की वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी और दूसरे व्यक्ति की सेवाओं की जरूरत पड़ेगी तो वो व्यक्ति भी आपसे कुछ लेगा, तभी जाके अपनी सेवाएं और वस्तुएं देगा, ठीक है। तो जब बहुत समय पहले मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मनी नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, तो भी समाज था, तो भी लोग, बहुत सारे लोग गाँव में, कस्बों में, शहरों में रहते थे। उस टाइम के अलग कस्बे थे, अलग गांव थे, अलग शहर थे, आज के टाइम के जन नहीं थे। तो जब प्राचीन काल में जब मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि आज के टाइम का जैसा रुपया, पैसा, डॉलर, ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो कैसे खरीदते थे चीज़ों को? आज आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो क्या करते हो? बोलते हो ना कि भाई ये सामान कितने का दिया, तो बोलता 200 रुपये का। तो आपने 200 रुपये का नोट निकाल के दिया और बदले में सामान लिया। अब सोचो, बहुत समय पहले जब पैसा ही नहीं था, मनी था ही नहीं, तो आपको कोई वस्तु चाहिए तो आप कैसे जाओगे उससे लेने? क्या कहोगे उसको कि ये कितने का दिया? बोलेगा 200 रुपये का। नहीं भाई, 2 रुपये नाम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब रुपये नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो आपका रेट कैसे बताएगा? नहीं बता पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब यदि मान के चलो वो देने को तैयार भी है तो आप क्या दोगे उसके बदले? रुपये तो था नहीं, तो आपके पास जो वस्तु होगी वो वस्तु दोगे। आपके पास जो वस्तु होगी वो वस्तु दोगे और बदले में उसकी वस्तु लोगे। यानी आपने कोई सामान दिया, आर्टिकल दिया और उसके बदले में आपने उससे आर्टिकल लिया। तो इस सिस्टम को जो सदियों पहले चला करता था, जहां वस्तुओं के बदले वस्तु दिया जाता था,
सेवाओं के बदले वस्तु दिया जाता था या फिर सेवाओं के बदले सेवा दी जाती थी, तो इनको कहा जाता था, इस सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, कॉमोडिटी कॉमोडिटी, यानी एक कॉमोडिटी के बदले दूसरी कॉमोडिटी। और इस प्रकार की इकोनॉमी को कहा जाता था कॉमोडिटी कॉमोडिटी इकोनॉमी, यानी बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम बहुत पहले चला करता था, मनी के इवोल्यूशन से पहले। मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ? मनी जो है बहुत पहले धीरे 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 इवॉल्व हुआ है, एकदम से मनी इवॉल्व नहीं हुआ। मनी जो है सबसे पहले वो कौड़ियाँ वगैरह चला करती थी, फिर तांबे के सिक्के वगैरह आए, फिर दूसरे मेटल के सिक्के वगैरह आए, चांदी के सिक्के आए, ऐसे सिक्के आए, और आज के टाइम पे हम नोट यूज कर रहे हैं, इवन प्लास्टिक कार्ड्स यूज कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी, पेटीएम, फ़ोन पे या फिर गूगल पे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज कर रहे हैं। तो मनी जो है वो बहुत लंबा सफ़र तय किया है मनी ने। आज आपके पास जो मनी के नए नए साधन हैं वो एकदम से नहीं आए हैं, बहुत टाइम लगा है उनको यहाँ तक पहुँचने में। तो सबसे पहले जो बार्टर सिस्टम था, उस बार्टर सिस्टम में कुछ कमियाँ पाई गई। उन कमियों की वजह से हमें मनी लाना पड़ा। यदि कमियाँ नहीं रहती तो मनी नहीं आता। क्या कमियां थी उन बार्टर सिस्टम में? भाई सबसे पहली बात, बार्टर सिस्टम का मतलब है कि आप मेरी वस्तु लो और अपनी वस्तु दो, आप मेरी वस्तु लो और अपनी वस्तु दो, इसे कहा जाता था बार्टर सिस्टम। अब मान के चलो मैं एक किसान हूँ, ठीक है, और मेरे को जूतों की ज़रूरत है पहनने के लिए। मैं किसान हूँ और मुझे जूतों की ज़रूरत है, तो मैं जूतों के लिए जाऊँगा किसी मोची के पास जो जूते सिलता है। अब मोची जो है जूते सिलता है, तो मैं मोची से बोलूँगा कि भाई तू मुझे जूता दे दे। मोची कहेगा मुझे भी तो कुछ बदले में चाहिए, तो मैं कहूँगा कोई नहीं, मैं तुझे अनाज दे दूँगा, तो मुझे जूता दे दे, मैं तुझे अनाज दे दूँगा। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा बार्टर सिस्टम, यानी मैं उससे जूते लूँगा और बदले में क्या दूंगा? अनाज। अब मान के चलो मैंने उससे जूता ले लिया, तो जूता कितने दिन चलेगा मेरे पास? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, है ना? पर मैंने जो उसको अनाज दिया है वो कितने दिन चलेगा? वो रिलेटिवली जूते से तो कम ही चलेगा यार। कॉमन सेंस है कि जूते के मुकाबले वो अनाज जो है उसके पास कम ही चलेगा। से मैंने 10 किलो अनाज दिया तो 10 दिन खा लेगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। 20 किलो अनाज दिया, 20 दिन खा लेगा, पर 20 दिन में मेरे जूते खराब नहीं होने वाले हैं। 20 दिन बाद वो फिर आएगा मुझसे बोलेगा कि भाई साहब मेरे जूते ले लो, अपना अनाज दे दो। तो मैं क्या कहूँगा उससे? मैं कहूँगा मेरे पास ऑलरेडी जूते हैं भाई, तू दे क्या था 20 दिन पहले, मैं क्या करूँगा जूतों का? तो अब क्या करेगा बेचारा? खाना ना खाए, भूखे मर जाए। तो ये समस्या थी। इस समस्या को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तब एक व्यक्ति की जो जरूरत है, दूसरे व्यक्ति की जो जरूरत है, वो दोनों की जरूरत आपस में एक दूसरे के मैच करनी चाहिए। यानी मुझे तेरे वस्तु की जरूरत है और तुझे मेरे वस्तु की जरूरत है, ये मैच करना चाहिए, और वो भी एक ही समय पर, आगे पीछे नहीं। तभी बार्टर सिस्टम में संभव है कि वस्तु के बदले वस्तु दिया जा सके। दूसरी परेशानी क्या थी? दूसरी परेशानी ये थी कि मैं यदि कोई किताब खरीदने जाता हूँ तो किताब दुकान वाला क्या कहता है कि इसका मूल्य है 200 रुपये। सोचो बार्टर सिस्टम है, ठीक है। अब मैं यदि किताब खरीदने जा रहा हूँ तो रुपये नाम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं बोला किताब कितने का है, तो मुझसे बोलेगा क्या, किस चीज़ के बदले लेना चाहते हो? मैं कहा मैं अनाज के बदले लेना चाहता हूँ। बोलेगा 50 किलो अनाज। बोलो नहीं मैं बकरी के बदले लेना चाहता हूँ, तो 1 बकरी। या फिर मैं कोई और वस्तु के बदले लेना चाहता हूँ, तो वस्तु के हिसाब से। यानी फिक्स रेट तय नहीं है, एक फिक्स रेट किसी भी वस्तु का तय नहीं। उसके बाद और क्या समस्या थी? और समस्या ये थी कि पुराने समय में जो अमीर लोग कहलाते थे, वो अमीर लोग कौन कहलाते थे?
वो लोग जिनके पास बहुत सारा अनाज होता था या बहुत सारे गाय भैंस बकरियां वगैरह ये सब चीज़ें होती थी, तो वो लोग अमीर कहलाते थे। अब मान के चलो किसी के पास कोई बहुत अमीर है, उसके पास गाय भैंस बकरियां अनाज वगैरह बहुत सारी चीज़ें, एकदम से किसी भी वजह से बाढ़ आया, भूकंप आया, सारे गाय भैंस बकरियां जो है वो मर गई या फिर अनाज वगैरह जो है वो बह गया, खत्म खेल। या फिर चोरी हो गया, मतलब चोरी महामारी लग गई, कीड़े लग गए, हैंडलिंग कॉस्ट होती थी। गाय भैंस बकरियां रखोगे तो उसको खिलाना पड़ेगा, अनाज जो रखोगे उसको देखभाल करनी पड़ेगी, बार बार सुखाना पड़ेगा, कीड़े लग जाएंगे वरना खराब हो जाएगा। तो इन समस्याओं की वजह से बार्टर सिस्टम नहीं चला। और आज के टाइम पे क्या है भाई, मनी रख लो, जितनी मर्जी उतना रख लो पैसा, तिजोरियों में दबा के रखो, संदूकों में दबा के रखो, बिस्तरों में दबा के रखो। नेता वेता का घर छापा पड़ता था, देखा होगा आपने, बेड से निकलता है नोट, छतों से निकलता है नोट, बाथरूम से निकलता है नोट, यही तो कहीं भी दबा के रखो, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम में भ्रष्टाचार होता तो अनाज रखने पड़ते, तो ये समस्या, तो भ्रष्टाचारियों के लिए भी थोड़ा सा सोचा गया है। आइए आगे की क्या है कि आगे यदि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, भविष्य में यदि आपको कोई भुगतान करना है तो उन भुगतानों के लिए भी मनी जो है बड़ा आसान हो गया है, मनी में उस भुगतानों को करना। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया आपने कि भाई मैं 5 साल बाद इतने पैसे दूंगा या 2 महीने बाद इतने पैसे दूंगा, तो वो 2 महीने बाद उतने पैसे आप दोगे, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पैसों में करोगे, अनाज में कॉन्ट्रैक्ट करो, बकरियों में कॉन्ट्रैक्ट करो, घोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट करो, ऐसा तो संभव नहीं है। चलिए, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को अब हम पढ़ेंगे। स्क्रीन पे देखिए और मेरे साथ पढ़िए। मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में हम मीनिंग ऑफ मनी में मैंने लिखा है कि कोई भी वस्तुएं जिसे कॉमनली मतलब सामान्य रूप से हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। अब तो मुझे नोट दो, एक्सेप्ट कर लूँगा, किसी दुकान वाले को नोट दो, एक्सेप्ट कर लेगा, भिखारी को नोट दो, एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो कॉमनली एक्सेप्टेड, ऐसी वस्तु जो कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। अब तो मुझे डॉलर दो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो मतलब डॉलर मनी नहीं है, मनी है डॉलर, हमारे देश में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वस्तु जो कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है उसी को आप मनी कहेंगे। ठीक है, तो मुझे अनाज दो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्यों, क्या करूँगा अनाज रख के मैं। तो इसीलिए मनी में कोई भी वस्तु जो कॉमनली एक्सेप्ट किया था, अब ऐसा नहीं है कि अनाज कहीं एक्सेप्ट नहीं किया था होगा, कहीं ना कहीं तो अनाज के बदले आज भी अनाज का हिसाब किताब चल रहा है, बहुत सारी जगह आज भी गाँव में चल रहा है। तो भारत में जो रुपीज़ है वो इंडियन मनी है, डॉलर जो है यूएसए का मनी है, ये एग्जाम्पल है। बार्टर सिस्टम चला करता था तो उसे क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु होता है यार, ये वस्तु लिख दिया, चलो कोई नहीं, समझ गए। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब कि जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है, दी जाती है, तो उसे कहते हैं हम बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। एक ऐसा सिस्टम जहां वस्तुएं और सेवाएं एक्सचेंज की जाती है एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, मनी नाम की कोई चीज नहीं होती, तो उसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में ज़्यादातर इकोनॉमी के पास बार्टर सिस्टम ही हुआ करती थी। भारत में भी बार्टर सिस्टम चलता है। आप में से भी कई बार बच्चे यदि आप गांव गए होंगे तो आपके दादी नानी वगैरह जो है आज भी सब्जी वालों से अनाज दे के सब्जियां खरीद लेती हैं। ठीक है, तो वो बार्टर सिस्टम ही तो है। बार्टर सिस्टम की कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। एक ही टाइम पे दो लोगों को एक दूसरे की वस्तु की जरूरत पड़ी तभी जाके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहलाएगा। और
बार्टर सिस्टम तभी संभव हो पाएगा। लैक ऑफ कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट का मतलब कि कॉमन प्राइस जो है तय करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था। सब्जी वाले के पास यदि सब्जी लेने जाओ तो वो अनाज में दाम बता देता था, बकरियों में दाम बता देता था, घोड़ों में दाम बता देता था, किसी भी चीज़ में दाम बता सकता है। भाई तुम्हारे पास जो वस्तु है वो दोगे और बदले में सब्जी लोगे, तो उसका दाम कोई फिक्स नहीं होता था। आज का दाम फिक्स है, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी तो तय है। वो कोई भी आदमी आएगा तो उसको 50 रुपये में मिलेगा। तो एक कॉमन यूनिट जो है वैल्यू की वो नहीं होती थी, आज है। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, भविष्य में होने वाले भुगतानों की पेमेंट करना मुश्किल हुआ करता था, जो कि आज संभव है। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मैंने कहा ना कि अनाज को, धन को, संपत्ति को पुराने समय में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि धन संपत्ति होती थी अनाज, गाय, भैंस, बकरियां, ये सब चीज़ें। और आज के टाइम पे जो है वो धन संपत्ति होते हैं नोट, तो नोट को इकट्ठा करना ज़्यादा आसान है, गाय, भैंस, बकरियां और अनाज को इकट्ठा करना मुश्किल है। ऑरिजिन ऑफ मनी, कहाँ से पैदा हुआ मनी? मनी जो है एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए ही पैदा हुआ। तो मनी जनरली डिफाइंड है कि कोई भी वस्तु जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा उसी को हम मनी कहेंगे। मनी के दो तरीके के काम हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो है, प्राइमरी पता ही होगा, प्राइमरी मतलब मेन, और सेकेंडरी मतलब जो मेन नहीं है पर ये भी करते हैं। मुख्य रूप से काम क्या है इसका? प्राइमरी वाला, और मुख्य रूप से जो काम नहीं है वो है सेकेंडरी वाला। प्राइमरी वाला जो मुख्य रूप से काम है वो है पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, ये दो काम, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ वैल्यू इसका तीसरा काम है पर वो सेकेंडरी है, और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट ये चौथा काम है, ये इसका सेकेंडरी ही है। सीसी इकोनॉमी किसे कहते हैं? मैंने क्वेश्चन लिखा है सीसी इकोनॉमी किसे कहते हैं, व्हाट इज सीसी इकोनॉमी? सी स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी, सी का मतलब कॉमोडिटी, और सीसी इकोनॉमी का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे वस्तुओं के बदले वस्तु एक्सचेंज किया जाता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सीसी इकोनॉमी, ठीक है। सीसी इकोनॉमी को हम बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है उसी को हम सीसी इकोनॉमी, वस्तु अर्थव्यवस्था कहेंगे। मनी किसे कहा जाता है? मनी को डिफाइन कीजिए। मनी ऐसी चीज मनी कहलाएगी जो मनी का काम करते हैं। ये कैसा डेफिनेशन हुआ? मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी वो है जो मनी करता है, मनी का काम करने वाला मनी कहलाएगा, सीधी सी बात। इट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे डिफाइन किया जाता है जो इन चार कामों को करता हो। कौन से चार काम? ये चार काम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। जो इन चार कामों को कर देगा ना वो मनी है। अच्छा, अब हमारे पास दो प्रकार से हम मनी के फॉर्म्स बांटते हैं, एक फिएट मनी होता है और दूसरा फिड्यूशियरी मनी होता है। फिएट मनी, फिड्यूशियरी। आइए, फिएट मनी किसे कहते हैं? मैंने नोट भी छाप रखे हैं। तो फिएट मनी वो मनी होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और इसे जनरली एक्सेप्ट किया जाना है, इसको लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई इसे मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूँगा। जैसे नोट्स, कॉइन्स which the people in country are legally bound to accept as medium of exchange। कोई आपसे नोट लेने के लिए मना नहीं कर सकता कि भाई मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और दो। नोट लेने के लिए बाउंड है। आप हज़ार तो चलता ही नहीं है, 500, 200, 200, 150, ये जो भी नोट हैं, ये नोट जो हैं वो आप दे सकते हैं, या फिर सिक्के जो हैं दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता। इवन 1 रुपये का सिक्का भी आप किसी को दोगे ना, कितनी भी पेमेंट करने के लिए, तो भी मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा हुआ भी था। हुआ क्या कि एक मैंने कहीं न्यूज़ में पढ़ा था कि एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे को कार खरीदनी थी। तो सोचो, कार खरीदने के लिए उसने क्या किया, अपनी बड़ी लंबी चौड़ी सेविंग की, बहुत दिनों तक
सालों तक उसने सेविंग की, ठीक है, 2-2 रुपये, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, इस प्रकार के सिक्के जो इकट्ठे किए। मतलब अच्छी फैमिली से था तो उसको मिलते रहते थे, तो सिक्के मिलते रहते थे, वो इकट्ठा करता रहता था। कई सालों तक उसने सिक्का इकट्ठा किया और वो बोरियों में भर के सिक्के इकट्ठा, और बोरियों में सिक्के भर के इकट्ठा करने के बाद वो सिक्के जो है वो लेके कार खरीदने पहुंचा। कार खरीदने पहुंचा, कार मालिक ने कार देने से मना कर दिया। कार के शोरूम वालों ने कार देने से मना कर दिया क्या कि भाई नहीं, सिक्कों के बदले हम कार नहीं देंगे। कौन गिनेगा इनको? उसके घर वालों ने कोर्ट में केस कर दिया। घर वालों ने कोर्ट में केस कर दिया तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई लीगली बाउंड हो आप सिक्के एक्सेप्ट करने के लिए। कोई 1 रुपये का सिक्का दे, 100 रुपये के एक के सिक्के दे, या फिर लाखों रुपए के भी सिक्के दे, आपको लीगली काम लेना पड़ेगा। अब उसके लिए लेना पड़ा उनको बैंक कार शोरूम वालों को, और उन्होंने बैठ के कई दिनों तक एक सिक्का गिना और तब उस लड़के को कार दिया गया। तो यानी कि ये जो फिएट मनी होता है ये सरकार के ऑर्डर से चलता है और इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। फिड्यूसरी मनी जो होता है वो सरकार के ऑर्डर से नहीं चलता, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये फिड्यूसरी मनी जो है वो ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है। जैसे मैंने आपको पैसे देने हैं तो मैं नोट नहीं दे रहा, चेक काट के दे रहा हूँ, तो चेक भी एक प्रकार से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर रहा है, बट ये फिड्यूसरी मनी कहलाएगा, ये फिएट मनी नहीं कहलाएगा। फिड्यूसरी मनी इस वजह से क्योंकि इसको लेना लीगली बाउंड नहीं है। कोई व्यक्ति मना भी कर सकता है, मैं नहीं ले रहा वाला हिसाब के, चेक नहीं चाहिए, मना कर सकते हो आप चेक लेने से। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी किसे कहा जाता है? फुल बॉडीड मनी ऐसी मनी होती है जिसके अंदर की धातु वैल्यू और उसके ऊपर छपा हुआ अंकित वैल्यू, अंकित मूल्य दोनों जो है बराबर होता है। जैसे 1 रुपये का सिक्का और उसके अंदर मेटल भी 1 रुपये का, तो उसे कहा जाएगा फुल बॉडीड। पुराने समय में जब चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के चलाए गए थे तो फुल बॉडीड मनी हुआ करता था, यानी 1 रुपये उसके ऊपर लिखा रहता था और उसकी वैल्यू भी जो वजन में होती थी वो 1 रुपये के बराबर ही होती थी, यानी जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है उतने ही की वो वैल्यू होती थी उसके मेटल की भी। तो इसे कहा जाता है फुल बॉडीड मनी। पर इसमें समस्या थी। समस्या क्या थी? ज़्यादातर लोगों ने जो इसके देखो चांदी के दाम तो बढ़ेंगे पर उसके ऊपर छपा हुआ मूल्य तो नहीं बढ़ेगा, तो लोगों ने क्या किया, वो चांदी को पिघला के मार्केट में जनरली बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि चांदी के रेट बढ़ गए थे या सोने के रेट बढ़ गए थे, ठीक है। तो ये सिस्टम थोड़ा चला नहीं आपका फुल बॉडीड मनी। पर फुल बॉडीड मनी उसी को कहते हैं जिसकी मनी वैल्यू और उसकी कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर हो। क्रेडिट मनी किसे कहते हैं? क्रेडिट मनी आजकल के नोट, आजकल का जो नोट है, ये क्रेडिट कार्ड गलत छप गया है, आजकल का नोट जो है वो क्रेडिट मनी है, यानी कि उसके ऊपर छपा हुआ मूल्य उसके कागजी वैल्यू से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 2000 का नोट जो हालांकि बंद हो चुके हैं, बट फिर भी 2000 का नोट का कागज़ की वैल्यू 2000 रुपये की थोड़ी है ना। 2000 रुपये छपा हुआ है पर उसके कागज़ की वैल्यू तो 2 रुपये की भी नहीं है, तो उसे कहा जाता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू, यानी मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की, और सप्लाई ऑफ मनी के बाद एक मेजरमेंट ऑफ मनी पढ़ेंगे और चैप्टर जो होगा वो ठीक है ख़त्म करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए आपको इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे का हिस्सा जो है वो बता दूंगा, तो वीडियो में आपका मनी वाला चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। और नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, और हाँ मतलब शॉर्ट में बड़ा अच्छा नोट्स बनाया गया है, ठीक है। चलिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।